Dobry den, वही स्मोत्रिच TV9 भारतवर्ष मियाँ जवूच देव त्रिपाठी। ये समझे आप, ये रशियन भाषा है जिसमें मैं कह रहा हूँ नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, मैं हूँ देव त्रिपाठी। आज मेरे साथ एक शख्सियत है जो मॉस्को के प्रोफेसर हैं और मॉस्को में हिंदी पढ़ाते हैं, भारतीयों को भी और मॉस्को में रहने वाले रशियंस को भी। आज उन्हीं का साक्षात्कार करेंगे और साथ में बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेज होते हैं उनको हिंदी को पढ़ने के लिए। जैसे हमें इंग्लिश और रशियन पढ़ने के लिए चैलेंजेज होते हैं, वो हिंदी पढ़ने के लिए उनको क्या क्या चैलेंजेज होते हैं, और साथ में खूब सारी बातें करेंगे। तो मेरे साथ हैं प्रोफेसर मैक्सिम, और प्रोफेसर मैक्सिम हिंदी पढ़ाते हैं मॉस्को यूनिवर्सिटी में। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदी और रशियन में कितना अंतर होता है, बोलचाल की भाषा में, कल्चरल में और बाकी चीज़ों में। आपका स्वागत है सर। नमस्ते। दरअसल मैं मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाता हूँ और इंडियन कल्चर भी। इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन्स, इंडियन इतिहास, तो सब कुछ सब इंडियन सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। अभी मेरे पास 11 स्टूडेंट हैं जो हिंदी सीखते हैं और 1 साल के बाद काफ़ी अच्छी हिंदी बोल सकते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या बोलूँ, सबसे पहले उल्लेख करना है कि रूसी भाषा और हिंदी भाषा दोनों इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार में है। तो हम सब इंडो यूरोपियन लोग हैं, तो इसलिए अंतर काफ़ी बड़ा है, फिर भी सिमिलैरिटीज़ तो भी है। तो उदाहरण के लिए रूसी भाषा में हम बोलते हैं अगोन और संस्कृत में अग्नि था, मतलब आग। रूसी भाषा में हम लोग बोलते हैं यूनशा मतलब एक लड़का, लेकिन यूनशा युवा बोल सकते हैं। तो दोनों शब्द हिंदी में भी मिलते हैं, काफ़ी सिमिलर है। लेकिन दूसरी बात ये है और ये तकलीफ ये है कि दोनों भाषाएं काफ़ी मुश्किल है सीखने के लिए। रूसी भाषा बहुत मुश्किल है और आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, उच्चारण अलग है, ध्वनि अलग है, व्याकरण अलग है। लेकिन हिंदी भाषा हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उदाहरण के लिए मेरे 11 स्टूडेंट हर रोज़ 2-3 घंटा हिंदी सीखते हैं यूनिवर्सिटी में, और इसके बाद काम पर भी टास्क भी करते हैं। ये समय फिर भी काफ़ी नहीं है। तो मतलब हमेशा हिंदी सीखना है, हिंदी का इस्तेमाल करना है, हिंदी में बातचीत करना है। क्योंकि तर्क अलग है, मतलब लॉजिक अलग है, भाषा के लॉजिक अलग है। एक उदाहरण दे सकता हूँ। जब हम लोग रूसी भाषा में बोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 स्तर है कम्युनिकेशन में। आप लोग हिंदी बोलते हैं तू, तुम और आप। रूसी भाषा में सिर्फ 2 है। ये तुम बोल सकते हैं ती, ये तो ती, ये तो ती, ये सिमिलर है। ती तुम ये सिमिलर है, और आपके लिए हम वी बोलते हैं। तो रूसी स्टूडेंट नहीं समझते हैं क्या अंतर है तू और तुम के बीच में। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है, रूसी भाषा में ये सेम है। सेम है। अलग अलग एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स शायद नहीं समझेंगे। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं और बहुत सारी चीज़ें कम हैं। जैसे हमारे पास आप, तू और तुम जैसे 3 शब्द हैं, लेकिन आपके यहाँ जो है या तो वी है और या तो त्री है। ती। और इसलिए हमें हिंदी भाषा सीखना बहुत मुश्किल है, फिर भी काफ़ी इंथुजियाज्म दिखाना है हमारे भारतीय भाई लोगों के लिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी मॉस्को पूछ रहे थे और हम लोग बहुत खुश हैं, और बहुत लोग भीड़ है क्रेमलिन के पास और सेंट्रल स्ट्रीट पर मोदी जी मिलने के लिए आइए यहाँ लोग। क्योंकि सोवियत समय से हमारी दोस्ती, हमारे दोनों देशों के बीच में दोस्ती विकसित हो रहे हैं, और ये बड़ी दोस्ती है। मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जो इंडियंस आपके यहाँ मॉस्को में पढ़ने जाते हैं या फिर पूरे रशिया में पढ़ने जाते हैं, वो जो भी डिग्री वहाँ से प्राप्त करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जैसे MBBS किया उन्होंने, तो उनकी डिग्री लेने के बाद जब वो इंडिया आते हैं तो उनका एक एग्ज़ाम उसके बाद भी होता है कि वो डिग्री के, मतलब इंडियन जो डिग्री है उसके कैपेबिलिटी में कितना वो कम्पीट करते हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दरअसल अंतर तो है, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स के बीच में अंतर है, तो इसलिए कभी कभी कोइंसाइड हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं। फिर भी हमारे दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, और जो ये सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा
मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये हम लोग रूस में स्वीकार करेंगे अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं भारत में। कभी नहीं, कभी नया एग्ज़ाम लेना पड़ेगा ये क्योंकि सिस्टम थोड़ा अंतर है। लेकिन देखिए हमारे दोनों सरकार बहुत काम करते हैं ये कोऑपरेशन भी विकसित करने के लिए और उम्मीद है, ये मेरी आशा है कि भविष्य में सब कुछ ज़्यादा ईज़ी, ज़्यादा सरल होगा और काफ़ी इंडियन स्टूडेंट मॉस्को आते हैं। सिर्फ मॉस्को नहीं, रूस आते हैं। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, स्मोलेंस्क, ट्वेर, अलग अलग नगरों में सिर्फ MBBS के लिए नहीं, लेकिन बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं 6 सालों के लिए मेडिकल साइंस सीखने के लिए और वापस आकर भी एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम पास करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई का सिस्टम तो अलग है, फिर भी ये बड़ी तकलीफ़ नहीं है। तो अगर आपको रूस आना चाहिए तो फ़िक्र मत कीजिए, सिर्फ आइए, सीखिए और इसके बाद एग्ज़ाम पास कर इंडियन डिग्री भी मिलेगा आप लोगों को। चलिए, आपने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि ये बड़ी समस्या नहीं है। अब बड़ी समस्या क्या है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स अब आपके यहाँ रशिया में पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होने जाता है, उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? लैंग्वेज बैरियर, वहाँ की रहने की व्यवस्था, वहाँ खान पान, क्या चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इंडियंस को वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है? लैंग्वेज बैरियर एक परेशानी भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी इंडियन स्टूडेंट काफ़ी अच्छी रूसी बोलते हैं, रूसी सीखते हैं और बिल्कुल प्रोग्रेस मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी दोस्त हैं जो इंडियन स्टूडेंट हैं, मॉस्को में सीखने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी रूसी बोलते हैं। तो बिल्कुल सीख कर ये परेशानी को समाप्त हो जाएगा। लैंग्वेज बैरियर। हाँ, लैंग्वेज बैरियर। खासकर रहने खाना देखिए बहुत इंडियन लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। जब ये लोग धार्मिक जीवन भी बिताते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं क्योंकि काफ़ी शाकाहारी रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं। तो शायद सिर्फ ये प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब शाकाहारी खाना। अगर एक स्टूडेंट शाकाहारी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। शाकाहारी लोगों के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट्स, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे अभी। और चीज़ ये है कि सिस्टम, मैंने कहा पहले कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है। तो जब हम PhD के लिए सीखते हैं, हम एक PhD थीसिस प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं, तो कभी लॉजिक तो भी तर्क थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले रूसी मेंटालिटी, रूसी सिस्टम सीखना पड़ेगा। लेकिन ये शायद तकलीफ़ है, फिर भी ये एक रोचक चीज़ है क्योंकि हम लोग ऐसा भी करते हैं। भारत आकर उदाहरण के लिए हिंदी सीखने के लिए हम तो समझते हैं कि इंडियन लॉजिक भी अलग है, इंडियन लाइफस्टाइल भी अलग है, लेकिन हम एडजस्ट करते हैं। और दूसरा एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स अगर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, फ़ीस को लेकर कई बार ये बैरियर होता है कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। रूरल में जब वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको फ़ीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। क्या आपके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आउट ऑफ द मतलब लाइक इंडिया से, अदर कंट्रीज़ से जो लोग आते हैं उनके लिए कोई बेनिफिट्स हैं या कोई ऐसा वो है जिससे वो ईज़िली पढ़ाई कर सके कम पैसों में? मुझे लगता है कि सबसे पहले बोलना है कि फ़ीस यूरोप से कम है और अमेरिका से कम है, तो इसलिए तो डिस्काउंट्स भी देते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मिल सकते हैं। सबसे अच्छे स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिल सकेंगे। शायद ये एक बेनिफिट है, लेकिन सारे दुनिया में स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फेलोशिप्स भी मिलते हैं। अगर रूस के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो शायद एक फ़ायदा फिर भी है कि रूसी लोग इंडियन लोगों से प्यार करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते स्पेशल रिलेशनशिप है और स्पेशल दोस्ती है हमारे दोनों देशों के बीच में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडियंस का महसूस रूस में काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छा, मुझे इसी रिलेशन से याद आया कि अभी हमारी आपकी बात भी हो रही थी, रशिया में इंडियंस को लेकर किस तरीके की धारणा है? जैसे हमारे यहाँ क्या है, आपके यहाँ थोड़ा हमारा कल्चरल भी वो डेवलप हो रहा है, तो आपके यहाँ हमारे लोगों को लेके, लाइक इंडियंस को लेके किस तरीके की धारणा है?
मैं तो इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति बचपन से जानता हूँ। और आज मोदी जी एक गीत कोट कर रहे थे, ये सर पे लाल टोपी रूसी। हाँ, तो ये एक बहुत पुरानी फिल्म से एक गीत है, राज कपूर वाला। राज कपूर। अच्छा, राज कपूर साहब के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। रशिया में एक लंबी अरसे तक राज कपूर साहब को अपना हीरो के तौर पे माना गया और बॉलीवुड सॉन्ग्स को बहुत गुनगुनाते हैं, भले उनको समझ ना पाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे माता पिता की जनरेशन है। हाँ। तो ये जनरेशन से ये प्यार हमें भी आए थे। तो कोई गाना आपको राज कपूर साहब का अगर सुनाना हो तो कोई गाना जिसके 2 लाइन आपको याद हो? एक जिमी जिमी है जो आपके यहाँ बहुत चलता है। जिमी जिमी काफ़ी सरल है। हाँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाब शराबी ये दिल हो गया, संभाल मुझको ओ मेरे यारो, संभाल मुश्किल हो गया। लेकिन देखिए, मेरे स्टूडेंट के लिए ये गीत सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ। मैं शायद ज़्यादा कविता सीखता हूँ और पारंपरिक कविता भी सीखता हूँ। मैं ज़्यादा पारंपरिक उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए आपको पता है कि सबसे प्रसिद्ध कावी भारत में ये कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी शायद। तो गोस्वामी जी बोलते हैं, नाम राम को कल्पो तरो कलि कल्याण निवासो, जो सुमिरतो भयो भंगते तुलसी तुलसी दास। तो इस संसार के लिए राम नाम सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इसलिए रूस में सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ नहीं प्रमोट करते हैं, बिल्कुल प्रमोट करते हैं, सब लोगों के लिए दिलचस्प है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं, हम भी रामायण प्रमोट करते हैं और हम गीता प्रमोट करते हैं, हम रामलीला करवाते हैं रूस में। सोवियत समय से एक थिएटर में रामलीला चल रही थी। बच्चों के लिए बिल्कुल एपिक के रूप में। फिर भी ये रूसी लोगों के लिए काफ़ी रोचक थी। अच्छा, रूस में कुछ मंदिर हैं जहाँ पे रूसी लोग भी जाते हैं, तो क्या वहाँ पे इंडियन कल्चर को एडॉप्ट करने का वो जो एक वो दिखता है लोगों को, अभी मेडिटेशन को लेके, इंडियन कल्चर को लेके, ध्यान को लेके, अध्यात्म को लेके, तो क्या रूसी लोगों में भी इस कल्चर को लेकर थोड़ा सा वो है, लगाव है? अभी एक प्रोग्राम है रूस में, काफ़ी इंडियन लोग रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डियास्पोरा। तो अभी इंडियन कम्युनिटी एक नए बड़े मंदिर बनाने वाले हैं। अच्छा। और ये तो मेरे आशा है कि मोदी जी पुतिन से इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और मदद भी करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। अब तक मॉस्को में सिर्फ एक मंदिर है, ये इस्कॉन वाला मंदिर है। हाँ, हरे राम हरे कृष्ण मंदिर है। तो सिर्फ एक मंदिर है, इसलिए सारे एम्बेसी लोग और हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर भी यहाँ कभी कभी आते हैं प्रार्थना करने के लिए, कोई प्रोग्राम जोड़ने के लिए। और रूसी लोगों के लिए तो बिल्कुल ये दिलचस्प है, क्योंकि ये धर्म क्रिश्चियनिटी से, ईसाई मत से अलग है। और डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये ज़्यादा एंथुसियास्टिक है बोल सकते हैं। तो मतलब गीत सुनाते हैं, हरे नाम संकीर्तन करते हैं और नाचते हैं, आरती के दौरान। फ्रीडम है, मतलब कोई दबाव नहीं कि आपको एक ही व्यक्ति को मानना है या एक ही व्यक्ति की पूजा करनी है या एक ही ईश्वर की पूजा करनी है। जी बिल्कुल, आज़ादी है। और भगवान कृष्ण, भगवान राम एक सुंदर लड़का है। हाँ। तो सब लोगों के लिए अच्छा लगेंगे भगवान। तो इसलिए काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं और मंदिर जाते हैं हरे नाम संकीर्तन के जोड़ने में। तो अच्छा, अगर मेरा इसी से एक सवाल था कि जैसे रशियंस को, मतलब आपको हमारे यहाँ रशियंस को लेके एक अलग क्रेज़ है, जैसे आपके यहाँ इंडियंस को लेके है, वैसे हमारे यहाँ भी रशियंस को लेके एक अलग क्रेज़ है। अगर आपको चुनना हो, रूसी को चुनना हो, जो रशियंस हैं उनको चुनना हो, चाइना में और इंडिया में, तो सबसे बेस्ट दोस्त कौन है? मैं तो हमेशा बोलता हूँ सारे साक्षात्कारों में, सारे इंटरव्यू में, कि बिल्कुल इंडिया दोस्त है। और दरअसल हिंदी भाषा में 2 शब्द हैं, दोस्ती और सहयोग। और बिल्कुल इंडिया के साथ हम दोनों करवाते हैं, दोनों विकसित करते हैं, दोस्ती और सहयोग। और अंतर क्या है? सहयोग ये बिजनेस के स्तर पर, पॉलिटिक्स के स्तर पर, इकोनॉमी के स्तर पर और व्यापार के स्तर पर।
लेकिन दोस्ती ये दिल के स्तर पर, तो ये अंतर है बिल्कुल। चाइना के साथ हम लोग सहयोग भी करते हैं, लेकिन इंडिया भी सहयोग करते हैं चाइना के साथ। तो इसलिए मतलब इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सहयोग भी करते हैं और सारे संसार के साथ, सारे देशों के साथ भी सहयोग करते हैं। ये अच्छी बात है बिल्कुल, ये मतलब रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छी बात। कुटुंबकम जो हमारे यहाँ कहा बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल, उसी का एक प्रारूप है कि हम सबके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई एक नहीं है, हम सबके हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी भारत एक यूनिवर्सल पीस मेकर बन जाता है, तो क्या फ़ायदा है इस रिश्ते में? शांति शांति शांति, शांति। लेकिन बिल्कुल रूस और इंडिया के बीच में स्पेशल रिलेशन भी है सोवियत समय से, और ये रिलेशन दिल के स्तर पर है। ये मतलब बोल सकते हैं कि ये दोस्ती है, प्यार है, प्रेम है। हाँ। इंडिया में किसी एक शहर में आपको अगर बसना हो, रसिया छोड़ के बसना हो, तो किस शहर को चुनेंगे आप? ये प्रश्न बहुत मुश्किल है। मैं शायद हमेशा भगवान श्री राम की मूल्यों की रक्षा करता हूँ। और भगवान ये सिर्फ मतलब श्री राम ये सिर्फ इंडियन भगवान नहीं है, हाँ, ये सारे संसार के भगवान है। अयोध्या हम बोलते हैं कि रामायण में ये उल्लेखित भी है कि अयोध्या अखंड ब्रह्मांड की राजधानी है। तो सिर्फ भारतीय संस्कृति के, अभी तो दिल्ली राजधानी है बिल्कुल, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक जीवन की राजधानी तो है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, अखंड ब्रह्मांड की राजधानी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं खुद अवधवासी हूँ, क्योंकि अयोध्या मेरे दिल में भी स्थित है, तो मैं अवधवासी हूँ। तो आप ये देख रहे थे प्रोफेसर मैक्सिकम को, और इन्होंने जो आपको मेरे साथ ही साक्षात्कार किया, उसमें इन्होंने एक गजब की हिंदी बोली, साथ में अपने कई सारे जो राज थे दिल के खोले, गाने भी सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आप देख रहे थे TV9 भारतवर्ष। थैंक यू।